Hello everyone, welcome to Introduction to Polymer Chemistry lecture number 7। सो बच्चों, अभी तक हमने इस चैप्टर में टोटल 6 लेक्चर्स कंप्लीट किए एंड आई होप आप काफ़ी लेक्चर्स में मज़ा आया होगा एंड आपने काफ़ी अच्छी तरीके से उसको सीखा भी होगा। ठीक है। सो आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब तक ये चैप्टर जैसे कि 2008 से लेके मार्च 2008 से लेके 2020 तक जितने भी बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं केमिस्ट्री के, और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, रिएक्शंस जो रिपीट हुए हैं, वो हमें इस लेक्चर में सीखने हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और डे टू डे लाइफ से भी ज़्यादा कनेक्टेड है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिए बिकॉज ये आगे जाके आपको काफ़ी काम आने वाला है और आप इसको एक बार सीख लेने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा एंड आई विल बी डेफिनेटली टेलिंग यू कि ये आपको काफ़ी इजी भी लगेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज थोड़ा मस्ती भी करेंगे तो आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा, कुछ बोलने का तरीका और होगा। देखते हैं जल्दी देख लीजिए। सो आज हमारा नेक्स्ट पॉलीमर है पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। नाउ द नेम इज पॉलीअमाइड। तो आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे? आपको यहाँ पे ध्यान देना है इस नाम में। पॉली मतलब बहुत सारे मोनोमर से बना हुआ पॉलीमर, पर उसमें ये नाम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज अमाइड। अच्छा बताओ, अमाइड क्या होता है? अमाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें आपको सी डबल बॉन्ड ओ एन एच का बॉन्ड दिखे, तो ये आपका क्या हो गया? अमाइड लिंकेज। तो आज हम जो पॉलीमर फॉर्म करने वाले हैं आपको उसमें ये लिंकेज वाला ग्रुप दिखने मिलेगा। आइए देखते हैं पॉलीअमाइड के बारे में क्या है। सो पॉलीअमाइड एक पॉलीमर है जिसका जनरली नाम है नाइलॉन। तो फेमसली पॉलीअमाइड इज नोन एज नाइलॉन्स। जैसे हम नायलॉन के क्लोथ्स पहनते हैं ना, उसी के बारे में सेम। नायलॉन इज अ जनरल जेनरिक नेम ऑफ द सिंथेटिक लीनियर पॉलीअमाइड। देखो, सिंथेटिक बोला मतलब प्योरली प्रिपेयर्ड इन द इंडस्ट्री लैबोरेटरी, लीनियर बोला दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर विच इज ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो आप ध्यान दीजिए, ये पॉइंट में काफी क्लासिफिकेशन को उसने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले उसका बेस्ड ऑन सोर्स क्या है? सिंथेटिक। उसका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर। फिर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा होगा? अमाइड लिंकेज है। अमाइड लिंकेज में एन और एच के बीच का बॉन्ड हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इसके पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको हम बोलते हैं फाइबर्स। नेक्स्ट बनते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, ज्यादातर बिटवीन टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायमाइन। तो ज्यादातर आपके पॉलीअमाइड पॉलीमर्स को फॉर्म करने के लिए वी विल बी मस्ट यूजिंग carboxylic acid as a functional group and two amines means NH2 as a functional group. So here they written that nylon is a generally name of synthetic linear polyamides obtained by the condensation polymerization between carboxylic acid and diamines and the self condensation of an amino acid or by the ring opening polymerization of lactams। अब ये क्या है? उसने ये कहा कि ज्यादातर पॉलीअमाइड पॉलीमर्स बनता है दो डिफरेंट मोनोमर से, जिसमें एक मोनोमर में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मोनोमर होगा, दूसरे में डायमाइन, जिसको कंबाइन करके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। दूसरा, कभी कभार मोनोमर के अंदर ही एक अमाइनो ग्रुप भी होगा और एक एसिड ग्रुप भी होगा, जो पहले आपस में ज्वाइंट होके रिंग बनेगा और उस रिंग को हम बोलते हैं लैक्टम। लैक्टम मतलब साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में सी डबल बॉन्ड ओ एन एच का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो जब आपके पास साइक्लिक वाला अमाइड लिंकेज होगा, क्या कहा मैंने? साइक्लिक रिंग वाला अमाइड लिंकेज होगा,
तो उसका जब आप पॉलीमराइजेशन करोगे तो उस मोड को हम क्या बोलेंगे, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। जैसे कि आपको मैंने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रोसेस में 3 तरह के मोड बताए थे, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। और रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में क्या सीखा था आपने कि मान लो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला मोनोमर है और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले मोनोमर को पॉलीमराइज करना है, तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर वाले पॉलीमर मोनोमर को अपना लिंकेज तोड़ के उसको साइक्लिक से असाइक्लिक करके लॉन्गेस्ट चेन में कन्वर्ट करना है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। So polyamide polymer can be formed with the help of 2 types of process. One is condensation, another is ring opening polymerization. Okay, आगे देखते हैं कौन सा मोड रिंग ओपनिंग है, कौन सा मोड कंडेंसेशन है। So polyamide always contain CONH group, जिसको मैंने कहा amide linkage, and as the inter-unit linkage. Why it is inter-unit linkage? Because ये दो मोनोमर्स को जोड़ के रखता है। So आइए देखते हैं the two important polymer we have to learn is nylon 6 और nylon 6 अब ये 6 क्या है, ये 6 एक नंबर है, ये नंबर कोई भी नंबर हो सकता है नहीं, वो डिपेंड करता है पॉलीमर के फॉर्मेशन पे। तो ये 6 नंबर है क्या, वो मैं आपको रिएक्शन में बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉलीएमाइड पॉलीमर जिसका नाम है नाइलॉन 6। सो जैसे कि आपको नाइलॉन 6 के बारे में मैंने रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में बताया था, पर वहां पे मैंने बताया था कि आपको मैं डिटेल में जानकारी जब हम रिएक्शन को सीखेंगे तब बताएंगे। तो आज मैं नाइलॉन 6 का प्रिपरेशन डिटेल में बताने जा रहा हूँ। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, सोना मत, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। When एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम दैट मीन्स नाइलॉन 6 को फॉर्म करने के लिए आपके पास जो होना चाहिए उस मोनोमर का नाम है ई कैप्रोलैक्टम। This is known as E caprolactam. So when E caprolactam is heated with water at high temperature, it undergoes ring opening polymerization to give polyamide polymer. आइए देखते कैसे होता है, देखिए रिएक्शन। So this is a E caprolactam. I told you that time. लैक्टम का मतलब क्या होता है बच्चों बताओ? लैक्टम का मतलब होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में अमाइड का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब नेक्स्ट, इसको एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम क्यों कहा, एप्सिलॉन कैप्रो क्यों कहा तो समझाता हूँ। सो लैक्टम का मतलब स्ट्रक्चर शुड हैव अमाइड लिंकेज, ये आपको समझा। अब जरा ध्यान दीजिए, NHCO के बाद टोटल अगर मैं कार्बन काउंट करूँ तो कार्बोनिल ग्रुप से काउंट करूँ तो ये फर्स्ट कार्बन, दिस बिकम्स माय सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। सर आपने 1 2 3 4 सी डबल बॉन्ड और से क्यों स्टार्ट किया, NH से स्टार्ट क्यों नहीं किया? तो अगर मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताऊं तो आपको बता दो, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप के मुताबिक CO विल, अगर आप NHCO को स्प्लिट करोगे तो आपको एक जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और एक जगह पे अमाइंस मिलेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड विल हैव मोर प्रायोरिटी। दैट्स व्हाई मैंने नंबर्स स्टार्ट किए सी डबल बॉन्ड ओ से। तो देखिए इस रिंग फॉर्मेशन में आपने टोटल 5 CH2 कार्बन का इस्तेमाल किया, बराबर है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि आप IUPAC में लॉन्गेस्ट कंसिडर करने के टाइम पे 1 2 3 4 का इस्तेमाल करते हो, बट जब आपको उसका IUPAC नाम नहीं बट कॉमन नेम लिखना है तो हम ऐसा बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि NHCO एक तरह का है क्या, फंक्शनल ग्रुप, इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला जो कार्बन होता है दैट इज अल्फा, उसके बाद बीटा,
उसके बाद गैमा, फिर डेल्टा और फिर क्या होता है ईटा। तो अब क्या ध्यान देखना है कि एप्सिलॉन से कनेक्टेड क्या है NHCO ग्रुप। दैट्स व्हाई जब आपको 5CH2 के साथ CONH का ग्रुप दिखाई दे तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा एप्सिलॉन कैप्रो। तो एप्सिलॉन कैप्रो आप सिर्फ और सिर्फ किसको बोल सकते हैं जिसमें 5CH2 विद NHCO का साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर हो उसी को बोल सकते हैं। ठीक है जी। जब एन टाइप्स ऑफ ई कैप्रोलैक्टम का पॉलीमराइजेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एट 533 टू 533 से लेके 543 केल्विन तक। तो अब होगा क्या इस प्रोसेस में रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होने के लिए ये NHCO का बॉन्ड टूट जाएगा। NHCO का बॉन्ड टूटने पर ये NH वाला साइड लेफ्ट में चले जाएगा और ये CO वाला पार्ट राइट में चले जाएगा। तो देखिए NH फिर CH2 कितनी दफा है 5 दफा। तो NHCH2 5 टाइम्स CO with N टाइम्स। अब ध्यान से देखिए ये वाला एक ओपनिंग हो गया वैसा दूसरा ई कैप्रोलैक्टम क्या करेगा उसके आगे वाले के साथ ज्वाइंट होगा और सेम उसके पीछे वाला पीछे के साथ ज्वाइन होगा। ऐसे करते करते लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में आपको NHCH2 5CO को आप रिपीटिंग यूनिट्स में कंसिडर करोगे और जब रिएक्शन कंप्लीट होने पर हम N लिखते हैं तो दिस विल बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइलॉन 6। अब NH से कनेक्टेड कितने कार्बन आगे दिख रहे हैं आपको CH2 में 5 कार्बन है और CO का एक कार्बन। दैट मीन्स this polymer representing a 6 carbon, hence the name is 6, hence it is nylon 6. Note, अपने ओल्ड टेक्स्ट बुक में जब नाइलॉन 6 को हमने प्रिपेयर किया था तो उसमें हमने कंडीशन यूज किया था कि हम नाइलॉन 6 को एक कैप्रोलैक्टम से फॉर्म कर सकते हैं बट अगर आप वाटर के जगह पे इनर्ट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का भी यूज करोगे तो भी आपका नाइलॉन 6 फॉर्म हो सकता है। तो प्लीज ध्यान दीजिए हमने जो ये एरो पे लिखा है अगर ये एरो पे वाटर के जगह पे आप N2 विथ 533 केल्विन लिखोगे तो भी ये प्रोसेस नाइलॉन 6 फॉर्म कर सकता है। का नाइलॉन 6 का प्रिपरेशन खत्म होता है। ठीक है so this mode is called as ring opening polymerization। आइए देखते हैं नेक्स्ट। The name nylon 6 is given on the basis of 6 carbon atom जैसे मैंने आपको बताया। Next, it is also known as Perlon L। अमेरिकन कंट्री में नायलॉन 6 को परलॉन L नाम से बुलाया जाता है। तो आप याद रखिए कभी कभार नायलॉन 6 का ऑल्टरनेटिव नेम पूछे एंट्रेंस एग्जाम में तो यू शुड नो इट इज परलॉन L। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। Nylons are crystalline polymers, shiny and take up bright colors. So if you prepare any clothes from the nylon, it always shine। They do not dissolve in hydrocarbon solvent। Yes, ये कभी भी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो। हाइड्रोकार्बन मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में बिकॉज उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इट इज अ फाइबर। दे शो डाइल्यूट एसिड एंड बेसिस मतलब ये नाइलॉन्स वाले 6 वाले पॉलीमर इजीली डाइल्यूट एसिड और बेस के सामने रेजिस्ट हो सकता है वो उसके तरह रिएक्ट नहीं करता। दे आर गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब इसकी स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूजेस देखते हैं जैसे कि इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स। टायर कॉर्ड्स बनाने के लिए काम आता है। फैब्रिक अलग अलग तरीके के क्लोथ्स जैसे कि हम लोग ज़्यादातर स्विमिंग पूल के लिए जाते हैं तो हम लोग नायलॉन्स के क्लोथ ज़्यादा पहनते हैं। फिश नेट्स ब्रशेस एंड रोप्स कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ नायलॉन्स। ये हो गया आपका यूजेस ऑफ नायलॉन 6। अब देखते हैं उसके टेबल को ध्यान से। बेस्ड ऑन सोर्स इट इज प्योरली मेड इन इंडस्ट्री इट इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर कैसा था लीनियर स्ट्रक्चर था। अगर नहीं देखा तो जरा देख लीजिए ये देखिए दिस इज अ लीनियर स्ट्रक्चर किसी भी तरह का ब्रांचेस दिख रहा नहीं है।
अब उसके बाद बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? मोड ऑफ प्रिपरेशन है अपना रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, जो साइक्लिक से ओपन चेन में कन्वर्ट किया। उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा है? फाइबर्स, बिकॉज इट शोज विच लिंकेज? अमाइड लिंकेज। और अमाइड लिंकेज के साथ ही साथ इट शोज विच बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है ना? अब नाइलॉन 6 को फॉर्म करने के लिए आपने कौन से टाइप के मोनोमर का इस्तेमाल किया? ई कैप्रोलैक्टन। तो नाइलॉन 6 को फॉर्म करने के लिए यू हैव टेकन ओनली वन टाइप ऑफ पॉलीमर, मोनोमर। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर इज होमोपॉलीमर। बायोडिग्रेडेबिलिटी, दिस इज अ नाइलॉन, सो इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। अब आइए नेक्स्ट अमाइड के प्रिपरेशन को सीखने का टाइम आ गया है। दैट इज नाइलॉन 6,6। अब उसके नाम से ही पता चलना चाहिए कि ये पॉलीमर को फॉर्म करने के लिए यू हैव टेकन टू डिफरेंट मोनोमर्स, जिसमें दोनों के पास नंबर ऑफ कार्बन 6 है, बट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है देखते हैं। तो मोनोमर एडिपिक एसिड, देखिए एक जो मोनोमर ए मैंने लिखा है वो एडिपिक एसिड होगा जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड विद 6 कार्बन होगा। दूसरा जो 6 मैंने बी लिखा है मोनोमर, वो हेक्सामिथिलिन डायमाइन होगा जिसमें 2 अमाइन ग्रुप होगा। तो जब एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलिन डायमाइन का गठबंधन होता है एक दूसरे के साथ तो वो सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट बनने के बाद जब वो रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तब वो एलिमिनेशन के फॉर्म में वाटर लूज करके नाइलॉन 6,6 फॉर्म करते हैं। और इस प्रोसेस को करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर भी ज़्यादा, और कैटालिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं रिएक्शन के फॉर्म में। देखिए एडिपिक एसिड का मतलब 4 कार्बन CH2 के फॉर्म में बीच में होंगे और उसके आजू और उसके बाजू क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एडिपिक एसिड एक तरह का 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये एक तरह का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। समझ में आया? तो ये मान लो आपके लिए मोनोमर ए है जिसमें टोटल 6 कार्बन है। देखो बेटा 6 कार्बन रिप्रेजेंट CH2 का 4 और COH का 2। नेक्स्ट ये अपना नेक्स्ट मोनोमर है जिसका नाम है हेक्सामिथिलीन। हेक्सा मतलब 6, मिथिलीन CH2 को मिथिलीन, so hexa means 6, methylene means CH2, so it's hexamethylene. How many amines we have? 2, so it's called as hexamethylene diamine. अब देखिए क्या होगा। तो मान लो ये A मोनोमर है, ये B मोनोमर है, तो उसके बाद वापस क्या रिपीट होगा? A, समझाने के लिए बता रहा होगा। वापस क्या होगा? B, सेम। अगर ये A है तो इसके पहले क्या होगा? B, उसके पहले क्या हो, उसके पहले क्या होगा? A। तो सिक्वेंशियल ऑर्डर कैसा है? एडिपिक हेक्सामेथिलीन, एडिपिक हेक्सामेथिलीन, विच वी कॉल्ड एज AB। तो जब ये आपस में पॉलीमराइज होते हैं तो सबसे पहले क्या होगा जरा देखिए। कार्बोक्सिलिक का OH, इसका, तो देखो ये एसिड है और ये बेस है, तो देखिए दिस इज एसिड एंड दिस विल बी नोन एज बेस। तो आप सभी को मालूम है, 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो, एसिड बेस क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए, तो ये OH, आई मीन ये एसिड और ये अमाइन का पार्ट एक दूसरे से जुड़ जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा? NH2 का एक H इधर आ जाएगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी, एसिड विल लूज व्हाट? H। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए बेटा, यहाँ से जो एसिड का OH का H है वो जाएगा NH2 के पास। क्यों NH2 के पास? बिकॉज नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है जो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। तो देखिए ये H क्या करेगा? उसके पास जाने पर वो NH3 प्लस बन जाएगा। जैसे H प्लस डोनर हुआ, इसीलिए H प्लस के फॉर्म में जाएगा उधर, तो O क्या बन जाएगा? माइनस। नाइट्रोजन के पास ये जो लोन पेयर दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और बॉन्ड बना के देने की वजह से उसका लोन पेयर लॉस होके वो पॉजिटिव।
इतना समझा। अगेन से जैसे कि मैंने कहा एडिपिक एसिड का यहाँ से क्या जाएगा जरा देखिए, यहाँ से H जाएगा बी के H के साथ, बी के NH2 के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा अभी O माइनस। सेम यहाँ पे NH2 है तो ये NH2 A मीन्स व्हाट, एडिपिक एसिड, वो एडिपिक एसिड से क्या लेगा, H ले लेगा तो वो क्या बनेगा NH3 प्लस। क्या आपको इतना समझा? सिंपल है। एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइल डायमंड के बीच में रिएक्शन होने पर वो पहले सॉल्ट फॉर्म करें, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये सॉल्ट फॉर्म हो जाने के बाद जब ये रिएक्शन को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो दिस सॉल्ट विल लूज इज वाटर। तो देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ से क्या लॉस होने वाला है, H2 लूज होगा। सेम, इतना समझ में आया? तो अब बताइए क्या होगा। तो जब 553 केल्विन पे आप हाई रिएक्शन को प्रोसीड करोगे तब क्या होगा, ये वाला सॉल्ट क्या लूज करेगा, वाटर। वाटर लूज करने की वजह से 3 H से 2 H जाएंगे और एक O जाएगा तो बचा क्या, ये CO इस NH के साथ बॉन्ड बनाएगा विच इज कॉल्ड एज विच लिंकेज, अमाइड लिंकेज। सेम यहाँ पे जो NH3 आपको दिख रहा है, ये NH3 क्या करेगा, उसके बाजू वाले को दो H दे देगा वाटर बनाने के लिए और NH3 खुद क्या बन जाएगा, NH, है ना बच्चों। सेम यहाँ पे भी ये जो O दिख रहा है, ये O माइनस क्या करेगा, उसके पीछे वाले को वाटर बनने के लिए अपना ऑक्सीजन दे देगा तो यहाँ से ऑक्सीजन हट जाने पर वो वाटर बनाए। इसीलिए फाइनल पॉलीमराइजेशन के रिपीटेशन में हम ये O का और यहाँ पे 2H का जिक्र नहीं करते। इतना समझ में आया? और ये आपका फाइनली नाइलॉन 66 पॉलीमर फॉर्म हो गया। अब इसको नाइलॉन 66 क्यों कहते हैं, काफी सिंपल है, जरा देख लीजिए। N stands for nylon. There are how many carbons we have? 6 कार्बन। इसके पास भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन। So that's why it is called as N stands for nylon 6. Again N stands for nylon 6. Hence it is called as nylon 66 polymer. तो ये आपका पॉलीमर का सेकेंड रिएक्शन कंप्लीट होता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। हाँ, so here they written that the numeral 66 in the name of this polymer will be considered as the number of carbon atoms. Both the monomers are having 66 carbons. Properties: nylon 66 is a high molecular mass. उसका molecular mass 12,000 से लेके 50,000 के रेंज में होता है और एक तरह का लीनियर स्ट्रक्चर है। जैसे आपने देखा, देखो इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर, किसी भी तरह की ब्रांच दिख रही नहीं है कार्बन की। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट इट इज अ हाई पोजेस हैविंग अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रांग होगी। इट डज नॉट सोक इन वाटर, जल्दी से नहीं होता है, इसलिए नए कपड़े जल्दी सूख भी जाते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग शीट्स, ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, सर्जिकल स्यूचर्स, ऑपरेशन के टाइम पे जो सर्जिकल धागा यूज करते हैं वो ये है। टेक्सटाइल फैब्रिक्स के लिए भी हम यूज करते हैं। ना, उसके बेस्ड ऑन सोर्स है, कैसे बेस्ड ऑन सोर्स क्या, इट इज सिंथेटिक पॉलीमर because it is purely prepared in the laboratory. Based on structure, linear polymer we have used. I mean to say that its structure is linear in nature. उसका mode of process क्या है, condensation polymerization. Based on intermolecular forces में it shows NH bond, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए फाइबर्स प्रॉपर्टी बताएगा क्योंकि अमाइड लिंकेज है। उसके टाइप ऑफ मोनोमर्स कौन से है, हमने नाइलॉन 66 को फॉर्म करने के लिए दो अलग अलग मोनोमर का इस्तेमाल किया था, इसीलिए। एंड बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या है, दे आर नॉट डिकम्पोजिबल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए। तो ये हो गया नाइलॉन 66।
नेक्स्ट पॉलीमर जो आज का लास्ट पॉलीमर है कैटेगरी है, दैट इज पॉलीएस्टर। अब अगेन द सेम, पहले पॉलीअमाइड पढ़ा, अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पॉलीएस्टर। अब पॉली मतलब बहुत सारे मोनोमर से बना हुआ चेन, जिसमें आपको कौन सा ग्रुप दिखेगा, एस्टर। व्हाट इज एस्टर? सी बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड O with another O. This is known as ester linkage. तो आपको इस पॉलीमर्स में कौन सा लिंकेज देखने मिलेगा, एस्टर लिंकेज। आइए, so the polyester polymers have an ester linkage joining the repeating units. Polyester is the generic name of the synthetic polyester obtained by condensation polymerization between carboxylic acids and glycols. जैसे नाइलॉन्स को फॉर्म करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमाइन चाहिए होता है, वैसे पॉलीएस्टर करने के लिए हमें मोड ऑफ प्रोसेस कंडेंसेशन यूज करना है। पर कंडेंसेशन करने के लिए आपने जो मोनोमर का इस्तेमाल किया है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लाइकॉल्स। तो पॉलीएस्टर में कौन सा लिंकेज दिखेगा, एस्टर लिंकेज दिखेगा। दैट्स व्हाई दे हैव रिटन। आइए देखते हैं पॉलीएस्टर में कितने एग्जांपल सीखने हैं। Commercially, the most important polyester fiber is terylene. So, डे टू डे लाइफ में जो पॉलिएस्टर फाइबर यूज होता है हम उसको टेरिलीन नाम से जानते हैं। जैसे हम बोलते हैं टेरिलीन का कपड़ा दो, पॉलिएस्टर कपड़ा दो, टेरी कॉटन होता है, टेरी वूल होता है, ये अलग अलग टाइप्स के क्लोथ्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में वेयर भी करते हैं। ओके, जिसका फेमस टेरिलीन का एक फेमस नाम है डेक्रॉन एंड पॉलीइथिलीन टेरिफ्थलेट दैट इज कॉल्ड एज पैट। अगर आप ध्यान से मैं आपको बोलूंगा आगे, टेरिलीन एंड पैट दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, पर दोनों को हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, आगे आपको मैं टेरिलीन और पॉलीइथिलीन टेरिफ्थलेट के बारे में आपको डिफरेंशिएट करवाऊंगा, पर दोनों के स्ट्रक्चर में ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सिमिलर। देखते हैं आगे। फर्स्ट टेरिलीन। सबसे पहले टेरिलीन का फेमस नाम डेक्रॉन होता है और उसको और एक नाम से जाना जाता है पॉलिएस्टर फाइबर, पॉलिएस्टर फाइबर बोलते हैं। So it is obtained by condensation polymerization of ethylene glycol with terephthalic acid in presence of catalyst at high temperature. So again same, इन्होंने सब लिख के रखा है कि दो बनाने के लिए टेरेफ्थिलिक एसिड चाहिए और इथिलीन ग्लाइकॉल्स। आइए देखते हैं, मैंने आपको ये एग्जांपल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में सिखाया था, बट आज आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो देखिए, डेक्रोन बनाने के लिए आई मीन टेरिलीन फॉर्म करने के लिए आपके पास इथिलीन ग्लाइकॉल होना चाहिए। सबसे पहला इथिलीन का मतलब होता है CH2CH2। अब जब आपके पास इसमें दो OH ग्रुप दिख रहे हैं ना बेटा, तो सुनो ध्यान से, जब कंपाउंड में दो अल्कोहलिक ग्रुप एडजेसेंट कार्बन से अटैच्ड हो, जब दो अल्कोहलिक ग्रुप कार्बन कार्बन से जुड़े हुए हो, वो भी आजू और बाजू, ऐसे वाले अल्कोहल्स को हम बोलते हैं ग्लाइकॉल। तो ग्लाइकॉल रिप्रेजेंट्स टू OH ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन adjacent carbon atom, hence the name is ethylene glycol। ये आपका मोनोमर A हो गया जिसको हमने A टाइम्स लिया। नेक्स्ट, सबसे पहले आपको ये तो दिख रहा है एसिड, so C double bond OH, C double bond OH, so it contains carboxylic acid. But why it is called as terephthalic acid? So listen, when benzene separately देखोगे तो इसको बेंजीन बोलेंगे, but जब बेंजीन अपने दो हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे और यहाँ पे पहले ना हाइड्रोजन, ओके, अगर बेंजीन अपने दो अपोजिट वैलेंसी से हाइड्रोजन निकाल के कार्बोक्सिलिक एसिड को अटैच कर दे, तो ऐसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम बोलते हैं टेरिफ्थिलिक एसिड। तो टेरिफ्थिलिक एसिड रिप्रेजेंट्स two carboxylic acids are present on opposite position of benzene ring। ठीक है,
So now this becomes how many times? N times. जब आप इस रिएक्शन को proceed करोगे, क्या करोगे? Proceed. So when both the monomers are reacting with each other, what will happen? तो ध्यान देना, यहाँ से कार्बोक्सिलिक का OH अल्कोहल से क्या लेके जाएगा? H. तो देखिए यहाँ का OH और यहाँ का H, they will lose a part known as H2O. So here again there is a condensation polymerization because they are losing water as a byproduct. देखिए पर यहाँ पे वाटर कितना बनेगा? n टाइम्स. n टाइम्स क्यों बनेगा? बिकॉज इस प्रोसेस में हमने दोनों मोनोमर n टाइम्स यूज किए है कि नहीं? अब देखो ये बी मोनोमर है ना, तो जब ये ए और बी मोनोमर आपस में रिएक्ट करेंगे सो दे विल लूज n टाइम्स ऑफ वाटर. इतना समझ में आया? अब देखिए ये दोनों सामने आमने सामने था तो मैंने वाटर लॉस करवाया, तो अब इथिलीन ग्लाइकोल का ये लेफ्ट वाला पार्ट क्या लूज करेगा? अगेन सेम, ये इथिलीन अपना H लूज करेगा क्योंकि इस इथिलीन ग्लाइकोल के बैक साइड में, आई मीन पीछे साइड, लेफ्ट साइड में क्या होगा? बी मोनोमर. और कौन सा है? टेरिफ्थिलिक एसिड. सो टेरिफ्थिलिक एसिड क्या देगा? OH. सो टेरिफ्थिलिक एसिड का OH और H लॉस करेगा वाटर, इसलिए आपको यहाँ पे फाइनल रिएक्शन में O ही दिखेगा. सेम टेरिफ्थिलिक एसिड बी मोनोमर है तो उसके राइट साइड आगे वाला मोनोमर कौन सा होगा? ए. सो अब टेरिफ्थिलिक एसिड अगर यहाँ पे OH लॉस करेगा तो यहाँ पे ए वाला ग्लाइकोल क्या देगा? H. क्या देगा? H. आपको इतना समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब यू जस्ट टेल मी वन थिंग, आपके पास ऑलरेडी मोनोमर में एस्टर है और जब आप दोनों को कंबाइन कर देते हो उसके बाद भी आपको क्या मिल रहा है? एस्टर लिंकेज ही मिल रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो प्रिपरेशन में मोनोमर में ऑलरेडी एस्टर लिंकेज है, कौन सा लिंकेज है? एस्टर लिंकेज है, और जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है पॉलीमर का उसमें भी आपको एस्टर लिंकेज दिखता है. तो जो प्रोसेस में हम नया एस्टर बनाते हैं पुराने एस्टर से, उसे हम बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन. क्या बोलते हैं? ट्रांस एस्टरिफिकेशन. ट्रांस एस्टरिफिकेशन. It's called as trans esterification. So trans esterification is nothing but a process, mean it is a process where we are getting ester from ester. So we are converting one ester to another ester. Okay. So process of forming ester group from previous ester group. Have you understood? Okay. So देखिए, so this will be considered as your terylene structure. अगेन फाइनली बता देता हूँ, इथिलीन ग्लाइकोल ए मोनोमर है, टेरिफ्थिलिक एसिड सेकेंड है. जब दोनों आपस में रिएक्ट होंगे, रिएक्ट होने के लिए कैटालिसिस की जरूरत पड़ेगी, जिंक एसिडेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड एट 460 केल्विन टेम्परेचर. व्हाट विल हैपन? इथिलीन ग्लाइकोल से OH बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से CO बॉन्ड टूटेगा. दे विल लॉस H2O in the form of byproduct and they will be making a new ester linkage. Such phenomena is known as transesterification and the compound formation is known as terylene, which is a polyester polymer. ठीक है, आइए अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज. Terylene has a relatively high melting point type of fiber which is resistant to heat, grease, chemical, light, bacteria, water, etc. because it is a very strong due to ester linkage. Next, it is used in the manufacture of wash and wear fabrics. Yes, हम ज़्यादातर टेरिलीन के कपड़े को भी यूज़ करते हैं बिकॉज इसमें ज़्यादातर पानी रहता नहीं, तुरंत निकल जाता है. इट इज़ ब्लेंडेड विद द कॉटन टू फॉर्म टेरी कॉटन. मतलब टेरिलीन को हम कॉटन से मिक्स करके टेरी कॉटन कपड़ा बना सकते हैं, वूल के साथ कंबाइन करके टेरी वूल कपड़ा बना सकते हैं.
which increases resistance to wear and tear. It is used in the preparation of fishing nets, ropes, trousers बनाने के लिए, magnetic tape recordings जो हम लोग पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, tires, and also used as a glass reinforcing material in safety helmets. Safety helmets में जो हम fibers यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? टेरेलिन. सो ये हो गया अपना पॉलिएस्टर का फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज टेरेलिन. अब इसके 6 क्लासिफिकेशन को जरा देख लो. टेरेलिन इज जनरली laboratory, it is a synthetic polymer based on structure. It is a linear in structure because किसी भी टाइप का ब्रांचेस नहीं दिखा था हमें. इसका मोड ऑफ प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन. उसके साथ उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? फाइबर्स होगा. उसका टाइप ऑफ मोनोमर क्या है? हेट्रोपॉलीमर, बिकॉज दिस पॉलीमर मेड फ्रॉम ethylene glycol and terephthalic acid because both are different monomers. तो different monomers से polymer form करने के लिए प्रोसेस को heteropolymer बोलते हैं. And these are non biodegradable in nature because they cannot decompose easily. Now next is polyethylene terephthalate. अब जरा ध्यान देखिए. PET is the most common thermoplastic. Name of polyester polyethylene terephthalate. अगर आपको मैं ध्यान से बताऊं तो जरा देखिए उसके स्ट्रक्चर को. बेटा, ये जो टेरेलिन का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है ना, उसमें हमने इथिलीन को यूज किया है n टाइम्स. सो व्हेन यू यूज n टाइम्स ऑफ इथिलीन, दैट मींस यू आर यूजिंग पॉलीइथिलीन. ठीक है. अब उसके साथ आप टेरेप्थिलेट भी कितनी बार, टेरेप्थिलिक एसिड भी कितनी बार यूज कर रहे हो? n टाइम्स. तो जब टेरेप्थिलिक एसिड बोलेंगे तब दैट रिप्रेजेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड. बट वंस यू से टेरेप्थिलेट, दैट मींस टेरेप्थिलिक एसिड ने अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप लॉस करके एस्टर लिंकेज फॉर्म किया है, और एस्टर लिंकेज के कंपाउंड का सफिक्स होता है ATE, कॉल्ड एज 8. सो अगर आप ध्यान से देखोगे इस टेरेलिन के स्ट्रक्चर को, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पॉली इथिलीन टेरेफ्थलेट. इतना समझा? तो टेरेलिन एंड पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट बोथ हैव सेम स्ट्रक्चर्स, बट दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा और दोनों को यूज करने का तरीका अलग होगा. जैसे कि हमने ये रिएक्शन में टेरेलिन को फाइबर के फॉर्म में यूज किया, तो उसकी प्रॉपर्टी भी मैंने उसी तरह से डिस्कस की, कि यूजेस को भी वैसे ही डिस्कस किया. अब जब आप पॉलीथीन टेरेफ्थलेट की बात करोगे, तो यहाँ पे हमें उसको यूज करना है थर्मोप्लास्टिक के फॉर्म में. तो देखिए, इट इज यूज फॉर मेकिंग मैनी आर्टिकल्स लाइक बॉटल्स, जैम पैकेजिंग कंटेनर्स को बनाने के लिए, बॉटल्स को फॉर्म करने के लिए हम पैड का इस्तेमाल करते हैं. तो जब आप पैड बोलोगे, दैट मीन इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीएस्टर thermoplastic polymer. And when you say terylene, then it is a polyester fiber. देखिए वही मैंने लिखा है कि when it is being used as a fiber to make clothes, then it is often just called as polyester, and it may sometimes to be known by a brand name like Terylene जो आपने सुना. Now when it is being used to make bottles, for example, it is usually called as PAN. तो दोनों को यूज करने का तरीका अलग अलग है. फाइबर के फॉर्म में यूज किया तो आपको ब्रांड नेम टेरेलिन से बुलाना है, और अगर आप उसको प्लास्टिक से, तो आप प्लास्टिक के फॉर्म में यूज करना चाहते हो तो उसको हमें पैड बुलाना है. ठीक है. तो ये आपके लिए एक नया था जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रीवियस टेक्स्ट बुक में दिया नहीं था. नेक्स्ट, पैड को फॉर्म करने के लिए, आई नो पैड इज द सेम एज टेरेलिन, तो उसके जो हमने क्लासिफिकेशन शेयर किए वो सेम होगा. सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स हम किसमें डिस्कस करेंगे? थर्मोप्लास्टिक में, बिकॉज दे शो प्लास्टिक फैक्टर्स. so it's called as thermoplastic name, it's thermoplastics. Okay, t missing है. So it is synthetic polymer, it is a linear polymer, it is a condensation polymerization process से बना हुआ है. It shows intermolecular force in terms of thermoplastic. Based on monomer कौन सा है? heteropolymer, and they are non biodegradable in nature. देखिए, तो ये हो गया पैट. और आपका लास्ट पॉलिएस्टर पॉलीमर कौन सा है?
पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर्स। अब पॉलीकार्बोनेट बोला है, so it shows the presence of carbonate part. So polycarbonates are also kind of polyester polymer, or polycarbonate polymers actually made from एलिफैटिक मोनोमर से बना हुआ है। एलिफैटिक मतलब विच इज कंटिन्यूअस चेन, विच कंटेन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन टाइप ऑफ मोनोमर से बना हुआ है। हाई मेल्टिंग थर्मोसेटिंग रेजिन्स, यस, अगर थर्मोसेटिंग बोल दिया मतलब आप जब पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर्स बनाओगे बहुत सारे मोनोमर से, तो जब वो बहुत सारे मोनोमर एक दूसरे से इंटरलिंक करेंगे तो मेक पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्रॉस नेटवर्क लिंक जैसा। और क्रॉस नेटवर्क लिंक जैसे स्ट्रक्चर को बताने के लिए मोनोमर्स में क्या होना जरूरी है? ब्रांचेस होना जरूरी है। तो बहुत सारे मोनोमर्स ब्रांच वाले एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होके क्रॉस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो जो पॉलीमर फॉर्म होता है उसे हम पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर कहते हैं, जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें डिस्कस होता है? थर्मोसेटिंग। तो पॉलीकार्बोनेट इज मेनली यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस, जैसे कि आप मालूम है डीवीडी सीडीज यूज करते हो, सीडी बनाना, बाद में काफी ऑप्टिक्स के ग्लासेस बनाने। हम जो पॉलीमर यूज करते हैं वो कौन सा होता है? पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर्स। टेलीकम्युनिकेशन में भी ज्यादा उसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब सेम पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर्स को फॉर्म करने के लिए दे आर प्योरली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। आई नो इट इज, आपके टेक्स्ट बुक में इसका रिएक्शन नहीं दिया, हमें इसको सीखना नहीं है, सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। सो इट इज प्योरली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, it is a cross network like structure because it is a thermosetting in nature. Based on mode of process कैसा? कंडेंसेशन होगा because it forms a ester linkage। और याद रखना, जहाँ पे एस्टर लिंकेज फॉर्म होता है, एस्टर लिंकेज फॉर्म होने के लिए आपके पास दो अलग अलग मोनोमर्स होने बहुत जरूरी है, विच गिव्स यू एस्टर ग्रुप। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मोनोमर कौन सा होगा? हेट्रोपॉलीमर्स ही होगा, बिकॉज पॉलीकार्बोनेट को फॉर्म करने के लिए भी हमें टू डिफरेंट मोनोमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, आई नो आज के लेक्चर में हमने टोटल 4 से 5 रिएक्शंस देखे। पहले नायलॉन 6 का प्रिपरेशन देखा, फिर 6 का देखा, दोनों के प्रॉपर्टीज एंड यूजेस भी देखे। फिर हमने टेरिलीन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद टेरिलीन विथ रिस्पेक्ट टू फैब्रिक के फॉर्म में एंड पैट विथ रिस्पेक्ट टू प्लास्टिक के फॉर्म में। फिर उसके बाद हमने सीखा पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर। आई होप आपको समझा होगा। आप टेंशन जरा भी मत लेना, रिएक्शन ज्यादा आ रहा है तो आपको लगेगा कि बहुत सारे रिएक्शन कैसे याद किया जाए। बेटा जब ये चैप्टर खत्म होगा तब मैं आपको एक समरी टेबल बना के दूंगा जिसमें सब रिएक्शंस एक साथ लिखे होंगे, जो आपको सिनॉप्सिस के फॉर्म में आप आगे यूज कर सकते हो। बट बेटा डेफिनेटली आई टेल यू वन ऑफ द सिंपल टॉपिक, और आज का जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है प्लीज उसको अच्छे से गो थ्रू करके एक बार रिएक्शन लिख लेना। प्रीवियस टेक्स्ट बुक में ये सब रिएक्शंस को 2-2 स्टेप्स में लिखा था, इस नए टेक्स्ट बुक में उन्होंने उसको रिड्यूस करके एक ही फॉर्म में किया है, जिससे आपको लिखने में आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। तो थैंक यू।